हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय विज्ञान कक्षा 8वीं लेके आए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बच्चों, हमने आपके लिए 3 अध्याय लेके आए हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, दूसरा अध्याय सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, तीसरा अध्याय संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो प्रश्न आपके लिए लेके आए, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए बच्चों, पार्ट 1 देखते हैं हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रत्येक वर्ग के 2-2 उदाहरण लिखिए। उत्तर है, फसल को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी फसल? खरीफ की फसल और रबी की फसल। कितने वर्गों में बांटा गया है फसल को? 2 भागों में, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल क्या है? वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है। इसकी अवधि जून से सितंबर तक होती है। और आप उदाहरण बता सकते हैं कि खरीफ की फसल के उदाहरण कौन से हो गए? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। फिर दूसरी फसल क्या होगी? रबी की फसल। वह फसल जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है, रबी की फसल कहलाती है। उदाहरण में बता सकते हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। ये क्या हो गई? रबी की फसल। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर अपने वार्षिक परीक्षा के पेपर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? खरपतवार यानी कि, तो इसका उत्तर आप बताएंगे, खरपतवार फसलों को निम्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। क्या क्या बता सकते हैं आप? खरपतवार ऐसे अवांछनीय पौधे होते हैं जो फसलों के साथ स्वतः ही उग जाते हैं। खरपतवार ऐसे अवांछनीय पौधे हैं जो फसलों के साथ स्वतः ही उग जाते हैं, जिन्हें बोया नहीं जाता, तथा भोजन, पानी, स्थान, सूर्य प्रकाश आदि आवश्यक वस्तुएं जो पौधों के लिए विकास के लिए आवश्यक हैं, उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा पौधों के विकास को बाधित करते हैं। हम पहले अपनी भाषा में कह सकते हैं कि हमने कोई भी फसल लगाए हैं, उसके अलावा जो अन्य कोई भी कचरा टाइप का जो होता है, अवांछनीय पौधे, वो क्या होते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव को किसानों के मित्र क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, जो कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ है? तो इसका उत्तर देखिए, सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से निम्न लाभ हैं। नंबर 1, सीड्रिल यंत्र द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। दूसरा नंबर है, बुआई के बाद बीज मिट्टी में अच्छे से ढक जाते हैं। तीसरा नंबर, सीड्रिल द्वारा बुआई करने से समय व श्रम दोनों की बचत होती है। और चौथा नंबर आप बता सकते हैं, यह बुआई की आधुनिक पद्धति है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 जो था समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, ये थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़े बड़े। खाद देने से, प्रश्न नंबर 5 है, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, खाद देने से फसलों को निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। पहला नंबर क्या हुआ? मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरा नंबर है, मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। तीसरा है, गैस विनिमय सरलता से होता है। चौथा नंबर है, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और 5वां नंबर है, मिट्टी के गठन में सुधार होता है। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाने से फसल में उपस्थित नमी की मात्रा में कमी आ जाती है। यदि हम जो फसल है उसे धूप में ना सुखाएं तो उसमें क्या बनी रहेगी? नमी बनी रहेगी। और नमी को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको फसल को धूप में सुखाना पड़ता है, जिससे कोई भी कीटाणु नहीं होते। तो हमने यहाँ उत्तर बताया, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाने से फसल में उपस्थित नमी की मात्रा कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे लंबे समय तक संग्रहित यानी जमा करके रखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? हम जब फसल बो रहे हैं तो उस टाइम पे हमको अच्छे बीज का चयन किस प्रकार करना है वो बताना है। सबसे पहले हमने यहाँ बताया, देखिए स्वस्थ यानी अच्छे बीजों के लिए प्रमुख लक्षण है
स्वस्थ बीज चमकदार होना चाहिए। जो बीज है हमारा कैसा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। बीज का वज़न भारी होना चाहिए। जो भी बीज हम लेते हैं दुकानों से या जो खेत में डालते हैं तो उसका वज़न कैसा होना चाहिए, भारी होना चाहिए। तीसरा नंबर, बीज किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। स्वस्थ बीजों की पहचान करने के लिए कुछ बीजों को जल से भरे पात्र में डालने पर जो बीज जल में डूब जाए उन बीजों का चयन बुआई में करना चाहिए। और जो बीज यदि ऊपर आ जाता है पानी में तो उस बीज का आपको फसल के रूप में चयन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है। विधि का नाम लिखिए और चित्र बनाइए। तो जल की कमी वाले क्षेत्र में प्रमुख रूप से दो विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। एक छिड़काव तंत्र विधि है और दूसरी कौन सी, ट्रिप तंत्र विधि। और छिड़काव तंत्र विधि और ट्रिप तंत्र विधि के आपको चित्र बनाना है। इसकी बुक में इसके चित्रों को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, इंपॉर्टेंट है, पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, लिखिए। तो आप क्या करेंगे, जब अंतर लिखने की बात आएगी तो आपको ऐसे 2 डिब्बे बना लेना है। एक डिब्बे में उर्वरक लिख देना, एक में लिख देना खाद। तो जो फिर उसके बाद आप क्रमांक लिख देना। एक क्रमांक में नंबर 1 उर्वरक के बारे में बताएंगे हम। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। जो उर्वरक जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, मानव निर्मित होता है, मानव द्वारा बनाया जाता है। और खाद को क्या बताएंगे, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर ये बता देंगे कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। तीसरा अंतर बता देंगे, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता और जो आपका खाद है, खाद से मिट्टी को क्या होता है, प्रचुर मात्रा में क्या प्राप्त होता है, ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में पादक पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं और खाद में पादक पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। इस प्रकार आप उर्वरक और खाद में अंतर बता सकते हैं। यहाँ हमने 4 अंतर बताए हैं। आप प्रश्न के आधार पर जितने अंक है उतने अंतर बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मिट्टी की उर्वरता यानी कि मिट्टी में की उपजाऊपन लाना या उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में खाद एवं उर्वरक को मिलाते हैं जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा किसान फसल चक्र अर्थात एक प्रकार की फसल के बाद दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं। साथ ही क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थात केचुए की खाद का भी उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, ये आपके यहाँ पे अध्याय 1 जो पार्ट 1 था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, उसके हमने 10 प्रश्न बताए। 10 प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए अति लघु प्रश्न का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। जंतुओं और पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले 2 रोग। तो अब जंतुओं में रोग कौन सा होगा, हैजा किससे होता है, जीवाणु द्वारा होता है और खसरा वायरस द्वारा होता है। और पौधों में रोग कौन से होते हैं, नींबू कैंकर जो जीवाणु द्वारा होता है और गेहूं की रस्ट ये किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है। फिर अगला प्रश्न था हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है, ये आपको प्रश्न नंबर 2 में एक चित्र बना हुआ दिखेगा। चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। ये जो चित्र बना है इसमें जो सूक्ष्म जीव है इसका नाम पूछा है, इसका नाम आपको बताना है। तो चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम राइजोपस या ब्रेड मोल्ड है। क्या है, राइजोपस या इसको क्या कह सकते हैं, ब्रेड मोल्ड है। और दूसरा प्रश्न है, यह सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग में आता है। तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं, यह सूक्ष्म जीव के कवक वर्ग में आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। उत्तर देखिए, प्रतिजैविक का उपयोग डॉक्टर की सलाह व आवश्यकता अनुसार तथा उनके कोर्स भी पूरा करना चाहिए। जो प्रतिजैविक का जो उपयोग कर रहा है उसको किसकी, डॉक्टर की सलाह वह आवश्यकता अनुसार इसका कोर्स भी पूरा करना चाहिए। अनावश्यक के रूप से प्रतिजैविक लेने पर यह शरीर के लिए उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। जैसे सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो एंटीबायोटिक कहते हैं हम उसका ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी भी दवाई का उपयोग कर रहे हैं तो किसकी सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या उसका क्या करना चाहिए, हमें कोर्स पूरा करना चाहिए।
अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक लेने पर क्या होगा, शरीर के उपयोगी जीवाणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सर्दी जुकाम फ्लू यानी बुखार में प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पहली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि दही नहीं जमा। दही न जमने का क्या कारण है? तो आप इसका आंसर बहुत सरलता से बता दीजिए कि दूध को गर्म करने के कारण जो दही जमाने के लिए आवश्यक जीवाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाने के कारण दही नहीं जमा। जो दूध में जीवाणु होते हैं, जैसे ही हम दूध को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जीवाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जीवाणु नष्ट हो जाते हैं तो उससे क्या नहीं जमेगा, दही नहीं जमेगा। किस में? रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? उत्तर देखिए, मित्रवत सूक्ष्म जीव यानी जो हमारे मित्र हैं, सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? तो मित्रवत सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी व सहायक होते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे दही, पनीर, अचार, पापड़, सिरका, प्रतिजैविक, चायपत्ती, अल्कोहल व अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में काम आते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6, वैक्सीन को और क्या कहा जाता है? टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है? तो उत्तर देखिए, टीका हमारे शरीर में आने वाले जीवाणु या वायरस आदि से लड़ने के लिए तैयार करता है। जो हम टीका लगवाते हैं वो हमारे शरीर में आने वाले जीवाणु या वायरस आदि से लड़ने के लिए क्या करते हैं, हमको तैयार करते हैं। टीका एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया एक द्रव्य है, जिसके प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोग निरोधी प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। इस प्रकार वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है। तो प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 देखिए, पहली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा कि आटा फूल गया। पहली के निम्न प्रश्न को उत्तर देने में मदद कीजिए। देखिए पहली का पहला प्रश्न क्या है, आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है? तो उत्तर हो जाएगा, ईस्ट को जब आटे में मिलाकर कुछ देर रखा जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, ईस्ट को जब आटे में मिलाकर कुछ देर रखा जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एल्कोहल का निर्माण हो जाता है, आटा फूल जाता है। फिर यहाँ पे दिया है अगला प्रश्न, ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो आप उत्तर बता देंगे, ईस्ट का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री और केक उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या था उसका, क्या इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है? तो उत्तर आ जाएगा हाँ, इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, साधारण नमक को किस प्रकार परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, साधारण नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षक के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। क्या कह रहा है, साधारण नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परीक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से प्रयोग किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक में से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षक में भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। ये प्रश्न आप नाइट्रोजन चक्र है, पेपर के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आप इसको बुक में देख लीजिए किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले पौधों द्वारा अवशोषण, तो इसमें किसके द्वारा हुआ, जंतुओं द्वारा पौधों का खाना बना। फिर यहाँ से उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट हुआ और फिर जाके कहाँ पे आ गया, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। फिर यहाँ से ये कहाँ गया, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हुआ। फिर ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन परिवर्तित हुआ। उसके बाद कहाँ चला गया, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ। फिर यहाँ से घूम के कहाँ आ गया, ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक में। लेकिन इसमें 2 प्रक्रिया हुई, वायुमंडलीय नाइट्रोजन द्वारा। फिर ये कहाँ गया, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हुआ। फिर उसका कहाँ, जीवाणु द्वारा स्थित। तो इस प्रकार से ये इसका नाइट्रोजन चक्र आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न आपके विकल्प खालिस्तान और बड़े प्रश्न के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 5 अंक का जो प्रश्न होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए।
अब इसका उत्तर देखिए। सबसे पहला आप क्रमांक रोग, रोग कारक, संचरण, बचाव के उपाय। पहला रोग बताया हमने 6 रोग, ये किसके कारक होते, इसके कारक क्या है, जीवाणु। और संचरण किसके माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से होता है। रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए, इसके बचाव में रोगी व्यक्ति क्या रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। फिर खसरा, ये किसके माध्यम से होता है, वायरस के माध्यम से होता है, उसका संचरण वायु से होता है, इसको भी रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। चिकन पॉक्स, ये भी किसका है, वायरस के माध्यम से होता है, कारक क्या है, वायरस है, और संचरण वायु संपर्क से, रोगी व्यक्ति को अलग स्थान स्थापित करना चाहिए। फिर पोलियो में भी इसी प्रकार रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए, वायरस के कारण होता है, हैज़र जीवाणु के कारण होता है, और ये इसका संचरण जल और भोजन से होता है। व्यक्ति को स्वच्छता और अच्छी आदतों का प्रयोग करना चाहिए। टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है, ये जल से फैलता है, और हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है, ये जल है इसका भी संचरण, और मलेरिया प्रोटोजोआ और इसका संचरण मच्छर द्वारा। मच्छरदानियों का उपयोग करना चाहिए। बचाव के उपाय आप अपने आधार पर और बता सकते हैं, हमने यहाँ पे एक एक उपाय बताए हैं। नेक्स्ट इस प्रकार से आपका यह अध्याय जो 2 था, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु हैं। अगला अध्याय संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, नायलॉन के किस गुण के कारण उसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है। उत्तर होगा नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था, यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत ही प्रचलित हुआ। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है, इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया है। आपको यहाँ पे विकल्प खालिस्तान में पूछ सकता है कि नायलॉन को कब बनाया गया, या किसके द्वारा बनाया जाता है, मानव निर्मित है या प्रकृति के द्वारा होता है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बरसात के दिनों में आप संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे में से किस रेशे में से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे और क्यों। उत्तर देखिए, बरसात के दिनों में हम संश्लेषित रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये शीघ्र या जल्दी सूखते हैं, अधिक टिकाऊ, कम महंगे एवं आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग की 3 प्रमुख लाभ बताइए। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ है। पहला, प्लास्टिक धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। दूसरा, यह हल्के, प्रबल और चिरस्थायी यानी कि लंबे समय के लिए बने होते हैं। इन्हें विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 हुआ। अगला प्रश्न देखिए, क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारी को कपड़ों पर आग बुझाते समय आग नहीं लगती। इसका उत्तर आप बहुत आसानी से दे दीजिए। आग बुझाने वाले कर्मचारी के कपड़ों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है, मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जो उसे अग्निरोधक बनाती है, जिसके कारण आग बुझाते समय आग नहीं लगती। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, तालिका में रेशों से निर्मित कुछ वस्तुएं दी गई हैं, जिन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित कीजिए। वस्तु का नाम दिया, रेशे का नाम इधर दिया है। अब देखिए, इनको आपको बताना है कि प्राकृतिक है या कृत्रिम है। ऊनी स्वेटर, ये प्राकृतिक रेशा है। दांत साफ करने का ब्रश, ये कृत्रिम रेशा है। रेशमी साड़ी प्राकृतिक रेशा है। टेरिलिन की शर्ट कृत्रिम रेशा है। सूती कुर्ता प्राकृतिक रेशा है। PET से बनी बोतलें कृत्रिम हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, कचरे के ढेर से गाय व अन्य जानवर खाद्य अपशिष्ट के कारण पॉलीथीन के थैली व खाद्य पदार्थों के रेपर भी निगल लेते हैं, इससे उनको क्या नुकसान हो सकता है। तो उत्तर देखिए इसका, कचरे के ढेर से गाय व अन्य जानवर खाद्य अपशिष्ट के साथ साथ पॉलीथीन की थैली व खाद्य पदार्थों के रेपर भी निगल लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी भोजन उनकी श्वास नली में अटक जाता है अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में पर्यावरण के हित में आप कौन कौन से 5R सिद्धांत का उपयोग करेंगे। 3 उपाय लिखिए जिससे पर्यावरण स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे। तो 5R सिद्धांत 5 हैं, कौन कौन से देखिए। उपयोग कम करिए, किसका, पर्यावरण हित में आप प्रश्न जो पूछा है 5R, तो यहाँ पे क्या कहा है, उसका उपयोग क्या करना है, कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए, उपयोग ना करना। ये क्योंकि 5R सिद्धांत हो गया। और उसका उपाय क्या है, कचरे का सही निपटान, प्लास्टिक
का सीमित उपयोग, बाजार जाते समय कागज़ या कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण के लिए पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। और थर्मोस्टेटिक क्या है? ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जाता, ये थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, ये दीर्घोत्तरीय है। क्या कह रहा है इसमें? जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए क्योंकि यह कई वर्षों तक अपघटित नहीं होती, नष्ट नहीं होती। कौन? प्लास्टिक। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, ये पर्यावरण हितैषी और पर्यावरण का हित नहीं चाहती। कौन? प्लास्टिक। इससे जलाने पर विषैली गैस उत्सर्जित होती है। भूमि में एक परत बनाकर यह वर्षा के जल को भूमिगत नहीं होने तक भूमि के अंदर नहीं जाने देता, जिससे जल स्तर में कमी आती है तथा नालियों में फंस जाने के कारण गंदगी सड़कों पर आती है। अतः अनेक कारण हैं जो हमें इसके उपयोग को रोकने या कम करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जैव निम्नीकरणी और अजैव निम्नीकरणी में अंतर बताइए। तो उत्तर देखिए, जैव निम्नीकरणी क्या है? ऐसा पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। और जैव अनिम्नीकरण क्या है? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। इस प्रकार से 10 प्रश्न हो गए। और दूसरी का सेकंड नंबर देखिए, प्रश्न 1 का फर्स्ट था, प्रश्न का सेकंड क्या कह रहा है इसमें? नीचे दिए गए अपशिष्ट के प्रकार दिए गए हैं, उन्हें जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में विभाजित कीजिए। ऊनी स्वेटर जैव निम्नीकरण है, दांत साफ करने का ब्रश जैव निम्नीकरण है, रेशमी साड़ी जैव निम्नीकरण है, दांत साफ करने का ब्रश क्या है? जैव अनिम्नीकरण है। और रेशमी साड़ी क्या है? जैव निम्नीकरण है। टेलीरिन की शर्ट जैव अनिम्नीकरणी है। सूती कुर्ता जैव निम्नीकरणी है। पीईटी से बनी बोतलें जैव अनिम्नीकरणी है। तो जो कुछ अपशिष्ट प्रकार दिए गए हैं, जैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण में विभाजित करना था, हम लोग आपको करके बताए। इस प्रकार से बच्चों आपको हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के जो 10 प्रश्न थे, इस प्रकार से 30 प्रश्न बताएं जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है बच्चों।